फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैग्नेटिक सर्किट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम या इंटरव्यूज में बहुत काम आएंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैग्नेटिक सर्किट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज सिमिलर टू, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है वो किससे सिमिलर है? करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रिलक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, परमिएबिलिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो द राइट आंसर इज करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस जैसा कि फ्लक्स आपका मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो होता है या सेटअप होता है, वैसे ही करंट आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में सेटअप होता है। तो जो फ्लक्स है और करंट, ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं या एनालॉगस, एक जैसी क्वांटिटीज हैं। एक मैग्नेटिक सर्किट में है और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज। रिलक्टेंस अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसीलिए अब हम उसको देखते हैं कि ये किसके सिमिलर है। ऑप्शंस है एमएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, परमिएबिलिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, परमिएंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो द राइट आंसर इज रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑब्वियस है, जैसा कि रिलक्टेंस फ्लक्स को अपोज करेगा मैग्नेटिक सर्किट में, वैसे ही हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो जो रिलक्टेंस है वो किसके सिमिलर है? रेजिस्टेंस के। रिलक्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट में और रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये दोनों ही एक जैसी क्वांटिटीज है या सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन। Flux density is given by B and the formula is flux per unit area. Flux per unit area, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो द राइट आंसर हियर इज सी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट वेबर और एरिया की मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला भी बोलते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम से ये। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। इट इज सिंपली वेबर। ये हमने अभी देखा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वेबर है। उसको हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बी। इट इज वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। परमिएबिलिटी यानी कितना इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में। कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें कितना इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आंसर है, दिस इज कंडक्टिविटी। आंसर इज कंडक्टिविटी, बिकॉज ये शो करता है कि कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, परमिएबिलिटी शो करता है कितना इजीली इट इज द ईज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी सेटअप इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में कितना इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो पा रहा है, वो परमिएबिलिटी। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना इजीली करंट फ्लो होगा वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो उसकी कंडक्टिविटी। सो राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। ओम्स लॉ हमको पता है, सिंपल होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज वोल्टेज या EMF भी बोल सकते हैं उसको। तो V इज एनालॉगस टू EMF, EMF भी बोल सकते हैं, और EMF इज एनालॉगस टू MMF। MMF और EMF एक ही बात है। तो यहाँ पे देख लें अपन, इट इज इक्वल टू करंट के जो करस्पॉन्डिंग है वो है फ्लक्स, और रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग है रिलक्टेंस। ओके, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। दिस इज द ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। देखिए, EMF इज इक्वल टू क्या होगा? हमको पता है EMF इज इक्वल टू क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस लगा है सर्किट में एक अकेला रेजिस्टेंस, तो IR
ओके, तो ईएमएफ के एनालॉगस हो गया एमएमएफ सिमिलर, और आई के करंट के एनालॉगस हो गया फ्लक्स, और रेजिस्टेंस के एनालॉगस हो गया रिलक्टेंस। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना, और R जो होता है इट इज इक्वल टू हो गया V बाय I, V बाय I। ओके, मैग्नेटिक सर्किट में R रिलक्टेंस हो जाएगा S, और V वहां पर होता है एम्पियर टर्न या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सो एम्पियर टर्न वहां पे आपका होगा एम्पियर टर्न, और करंट के एनालॉगस क्या है हमको पता है, फ्लक्स, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ओके, सो रिलक्टेंस जो होगा उसकी यूनिट हो जाएगी, द राइट आंसर इज एम्पियर टर्न पर वेबर। फिर से देख लेते हैं, देखिए रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो होता है वोल्टेज बाय करंट, ऐसी रिलक्टेंस भी होगा एमएमएफ बाय फ्लक्स, एमएमएफ की यूनिट है एम्पियर टर्न और फ्लक्स की है वेबर। सो एम्पियर टर्न पर वेबर, इट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, permanence is reciprocal is, permanence is what, it is also the ease of magnetic flux to be set up in any magnetic material। तो ये इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सो द राइट आंसर इज रिलक्टेंस। ओके, सो जो परमियनेंस है इसका ठीक रेसिप्रोकल जो हो जाएगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल होगा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जस्ट अपोजिट क्वांटिटी है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। परमियनेंस मतलब ईज, आसानी से फ्लक्स सेटअप हो रहा है, और रिलक्टेंस यानी कितना डिफिकल्ट है फ्लक्स को सेटअप होना, अपोजिशन टू द फ्लक्स। तो ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल है, जस्ट अपोजिट है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो। दिस इज 8th क्वेश्चन। 9th पे चलते हैं, इन द इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, परमेबिलिटी इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये तीनों क्वांटिटी क्या क्या है, म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, और म्यू आर क्या है। सो म्यू इज व्हाट, इट इज सिंपल परमेबिलिटी, ओके, एंड म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। इस हिसाब से जो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर इज बी। यहां पे देख लीजिए, म्यू जो है इट इज परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत काम आती है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन अ मैग्नेटिक सर्किट टू। ये बिल्कुल कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में सैचुरेशन ना हो, इसीलिए आपका एयर गैप प्रोवाइड कराता है, बहुत ही कम लेंथ का एयर गैप होता है टू प्रिवेंट सैचुरेशन। सो द राइट आंसर इज टू प्रिवेंट सैचुरेशन, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिक मशीन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बार या कोर लेने की जगह हम लैमिनेटेड कोर लेते हैं। लैमिनेटेड मतलब क्या करते हैं, इसकी पतली पतली पत्तियां काट लेते हैं और इसको आपस में इंसुलेट करके ज्वाइन करा देते हैं या फिक्स करा देते हैं बोल्ट वगैरह की हेल्प से। ये हम इसलिए करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट को जगह नहीं मिलेगी, बीच बीच में इंसुलेशन है तो एडी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी और आपका एडी करंट लॉस होगा रिड्यूस। देखिए एडी करंट क्या होती है, सर्कुलेटिंग करंट जो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होने लगती है और लेंज लॉ के हिसाब से ये मेन करंट को अपोज करेगी।
तो हम क्या करेंगे, कोई भी कोर हो हमारी, कोई भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे जनरेटर हो, वहां जहां भी कोर होगी वो कैसी होगी, लैमिनेटेड। लैमिनेटेड मींस यूनिफॉर्म मटेरियल की ना होके पतली पतली पत्तियों को इंसुलेट करके आपस में ज्वाइन करा देंगे और उसको बोलते हैं हम लैमिनेटेड कोर। इसको एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए द आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, इट इज द राइट आंसर इज 1। चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू आर, ये क्या होती है 1। बाकी मटेरियल की अलग अलग होती है बट एयर और वैक्यूम की हम कितनी मान लेते हैं 1। सो दिस इज द राइट आंसर। 13, the area of hysteresis loop of a magnetic material is large, the hysteresis loss in magnetic material will। देखिए आइडियली तो ये लूप होना ही नहीं चाहिए। आइडियली तो क्या होना चाहिए, जैसे जैसे अपन मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं H या इंटेंसिटी, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है और जैसे हम कम करेंगे तो इसको वापस आ जाना चाहिए ऐसे। लेकिन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम रिटेंटिविटी, जो मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ फ्लक्स को होल्ड करके रखता है, तो जब हम इंटेंसिटी को या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर देते हैं तब भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रहता है, तो ये पाथ फॉलो कर लेता है। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पे H को मैंने जीरो कर दिया पर फिर भी इतना फ्लक्स यहाँ पर है, इतनी फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर है। इसको जीरो करने के लिए मुझे H नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो ये जो लूप है, ये लूप ही पूरा लॉस कहलाता है। तो देखें यहाँ पे एरिया ऑफ लूप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। आंसर इज सी, लार्ज। मतलब जितना बड़ा लूप उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज लो, द आंसर इज लो हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील को ऐड करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी, 2 to 3% अपन उसमें ऐड करते हैं और उससे क्या होगा, आपका सॉफ्ट आयरन मटेरियल बनेगा, यानी कि जल्दी से मैग्नेटाइज होगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज होगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस आपके क्या होंगे, कम होंगे। सॉफ्ट आयरन का मतलब सॉफ्ट दबने वाला नहीं, सॉफ्ट का मतलब है कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए या जल्दी से रिवर्सल हो जाए उसका फेस का। उस प्रॉपर्टी को अटेन करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील ऐड करते हैं हमारी कोर में, सिलिकॉन को ऐड करते हैं स्टील में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस इंक्रीजेस विद। अब देखिए हमेशा रिलक्टेंस जो है उसको आप किससे कंपेयर करिए, रेजिस्टेंस से, आर से। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रो एल बाय ए, और इसमें होता है ये एस इज इक्वल टू रो, वहां पे रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 1 बाय म्यू, जो परमिएबिलिटी है उसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट 1 बाय म्यू एल बाय ए। ओके, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और यहाँ पर आपका परमिएबिलिटी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। तो यहाँ पे देखिए रिलक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मैग्नेटिक पाथ, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, परमिएबिलिटी नन। द आंसर इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक पाथ। जितना लंबा, देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिलक्टेंस कहलाएगा। ठीक, जैसा रेजिस्टेंस लेंथ के साथ साथ बढ़ता जाता है कंडक्टर का, वैसी रिलक्टेंस भी बढ़ता जाता है लेंथ के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uses, या इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए बेसिकली ये, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस, द आंसर इज सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि जब हम उसको करंट दें तो वो मैग्नेटाइज हो जाए और जब हम करंट उससे हटाएं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन मैंने आपको बताया कि जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। जो फटाक से मैग्नेटाइज हो जाए और फटाक से
डीमैग्नेटाइज हो जाए। जैसे ही हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दिस इज अ कोर, और कोर के सराउंडिंग में हमने क्या किया, वाइंडिंग को हमने क्या किया, वाइंडिंग को वाउंड कर दिया। ठीक, अब जैसे ही मैं इस वाइंडिंग में करंट दूंगा तो इस कोर को क्या होना चाहिए, जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, और जैसे ही इसमें मैं करंट को जीरो करूंगा तो इसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, सॉफ्ट आयरन कोर, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बीएच कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए बीएच कर्व यानी वही, ये आपका यहां पर हो गया एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये वाई पे हो गया फ्लक्स डेंसिटी बी, इज लीनियर सर्कल नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल। देखिए ये नॉन लीनियर होता है, इनिशियली धीरे धीरे जो आपके मटेरियल के डोमेन है वो अलाइन होते हैं, वंस गेट अलाइंड फिर थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे दो तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है बहुत जल्दी, और फिर ये सैचुरेशन आ जाता है एक समय के बाद। तो इस तरीके से ये द राइट आंसर इज नॉन लीनियर, कभी भी लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा बीएच का। नेक्स्ट, द एम्पियर टर्न इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट। देखिए यहाँ पे आंसर सीधे देख लेते हैं, एम्पियर टर्न क्या होता है, एम्पियर एंड टर्न, ठीक, जिसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ इज गिवन बाय एम्पियर टर्न। ठीक, तो एम्पियर यानी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये टी यानी नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट थ्रू द कॉइल, इट इज आई, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल थ्रू विच द करंट, इट इज रॉन्ग, द करंट अकेली इट इज रॉन्ग, द टर्न्स अकेली इट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है किसका, करंट का, जो कि उस टर्म में फ्लो हो रही है, और वो नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19, ड्यू टू फ्रिंजिंग। जल्दी से बताता हूं फ्रिंजिंग क्या होती है। देखिए ये आपकी कोई आयरन रिंग है, दिस इज एन आयरन रिंग, और यहाँ पे एक एयर गैप है, यहाँ पे फ्लक्स आपका क्या होता है, बाहर की ओर बल्क होता है, ऐसा फैल जाता है बाहर की ओर, ऐसा स्वेलिंग होती है उसमें, सिंपल नहीं जाता, वो आपका फैला हुआ होता है, जो आपकी जो कोर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा और ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक आयरन की रिंग है मान लें, ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, एक हमने यहाँ पे क्या किया, वाइंडिंग इसको वाउंड कर दिया यहाँ पे, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। अब ये आयरन कोर में तो ठीक चलेगा, लेकिन ये जो एयर है इसमें क्या होगा, ये ऐसा थोड़ा सा बल्गिंग शेप बना लेता, बल्ग हो जाता बाहर की ओर, ऐसा फैल जाता है फ्लक्स। अब फ्लक्स फैल रहा है तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया ना, इसके कंपैरिजन में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम बात करें इसके कंपैरिजन में एयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा हुआ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा हुआ है तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपका फ्लक्स तो कांस्टेंट है और एरिया क्या हो रहा है आपका, बढ़ गया एयर गैप में, और एरिया बढ़ा जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। सो द राइट आंसर इज डिक्रीजेस, बी, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डिक्रीज। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20, द करेक्ट रिलेशन इज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, द करेक्ट रिलेशन इज B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ओके, यहां पर जो B है वो है फ्लक्स डेंसिटी, म्यू है परमिएबिलिटी, और H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम इसको बोलते हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, वहां पे जो D है वो करंट, वहां पे वो फ्लक्स डेंसिटी होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और यहाँ परमिटिविटी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, द करेक्ट आंसर इज B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट इज 21, द विच कंपोनेंट स्टोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। रजिस्टर नहीं करता, कैपेसिटर नहीं करता,
इंडक्टर स्टोर्स, आपको पता है इंडक्टर क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ कॉइल, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉइल, और कॉइल जहां भी होगी, करंट कैरिंग कॉइल होगी, वहां हमेशा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर इज इंडक्टर। इंडक्टर में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कैपेसिटर में नहीं होता, रजिस्टर में नहीं होता। इंडक्टर ही जो है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट है। 22, the induced voltage across a stationary conductor in a stationary magnetic field is, द इंड्यूस्ड वोल्टेज, एक स्टेशनरी कंडक्टर है और उसके आजू बाजू की जो फील्ड है वो भी स्टेशनरी है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। द राइट आंसर इज 0, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन ये है कि या तो ये कंडक्टर मूव करे, या तो फिर ये फ्लक्स मूव करे, दोनों में से रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी कि ईएमएफ। फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। यहाँ पे स्टेशनरी है कंडक्टर और स्टेशनरी है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। आंसर इज बी। 23, an electromagnetic field exists when there is a voltage, alternating current, direct current। देखिए, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, फ्लक्स तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो राइट आंसर इज करंट। ओके, द एग्जैक्ट राइट आंसर इज करंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला ऑल्टरनेटिंग करंट में ही फ्लक्स होगा, होता है फ्लक्स इसमें भी। ऐसा नहीं है कि अकेला डायरेक्ट में ही फ्लक्स होता है, ऐसा नहीं कि जहां वोल्टेज होगा वहां फ्लक्स होता है। करंट जहां भी प्रोड्यूस होगा, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पर एग्जिस्ट होती है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, which is the magnetomotive force of wire। ओके, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला मैंने आपको अब भी बताया, जस्ट इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी है, अ वायर विथ 8 नंबर ऑफ टर्न्स एंड 3 एम्पियर करंट। 8 टर्न्स दी है और करंट कितनी दी है यहाँ पर, 3 एम्पियर्स। देखिए ध्यान से, 3 एम्पियर्स, तो 8 इंटू 3 इज कितना आ गया, 24। सो राइट आंसर इज सी, इट इज 24। ओके, राइट आंसर इज सी, इट इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मैग्नेटिक मटेरियल hysteresis loss takes place primarily due to high retentivity, molecular friction, rapid reversal or reluctance। The answer is high retentivity। देखिए, जितना ज्यादा रिटेन करेगा ये अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को, देखिए मैंने इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब मैंने इसको जीरो करा, ये जीरो नहीं, जीरो वापस आ जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये नहीं आया, यहाँ पहुंच गया। इतना मैग्नेटिज्म इसमें है, अभी फोर्स हटा दिया मैंने, फिर भी इतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। अब क्या होगा इसमें, इसमें पूछा गया है, तो जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो लॉस उसका होगा, और इसी के कारण ये लॉस एग्जिस्ट कर रहा है आपका हिस्टेरेसिस लॉस। फर्स्ट द राइट आंसर इज डी। 26, the area of hysteresis loop of a magnetic material is large, the hysteresis loss is large। ये भी हमने डिस्कस किया, जितना ज्यादा वाइड होगा, देखिए अगर ये है आपका हिस्टेरेसिस लूप तो इसका हिस्टेरेसिस लॉस कम, अगर ये है आपका हिस्टेरेसिस लूप इस तरीके से, इसका कुछ ज्यादा, और जितना वाइड होता जाएगा उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, जितना वाइड है उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस। 27 क्वेश्चन, what is a permeable substance। आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए, परमिएबल का मतलब क्या होगा, अ गुड कंडक्टर, अ बैड कंडक्टर, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ऐसा नहीं। एनी सब्सटेंस थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इजीली पास। परमिएबिलिटी मतलब होता है कि कितना आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पास हो पा रहा है। तो परमिएबल सब्सटेंस कौन सा कहलाएगा, जिसमें भी, जिस किसी में भी मैग्नेटिक लाइन आसानी से पास हो सकती है। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, राइट आंसर इज डी। 28, मटेरियल हैविंग गुड रिटेंटिविटी आर
फर्स्ट इज ये थोड़ा सा यहाँ गलत आ गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेट, टेम्परेरी वीक मैग्नेट, परमानेंट। अब इसका जो आंसर है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं करंट देकर, लेकिन जिसमें रिटेंटिविटी बहुत हाई है वो परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा। मतलब हम उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दे तो वो बहुत समय तक मैग्नेटाइज रहेगा, तो वो परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा, वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग, मूविंग चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, कॉपर, आयरन। इनमें आंसर देख लेते हैं हम। द आंसर इज मूविंग चार्ज। जहां भी मूविंग चार्ज होगा अपन को पता है वहां करंट वगैरह होगा और इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जहां भी चार्ज मूव करेगा, स्टेशनरी चार्ज के कारण नहीं होगा, कॉपर में कोई जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है, आयरन में भी जब तक हम उसको करंट नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, बट व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स हमेशा वहां मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक चार्ज है वो रोटेट हो रहा है या आपका मूव कर रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिस इज द राइट आंसर। 30th, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। एक बार मैग्नेट है, इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। एक में नॉर्थ है, एक में साउथ। द मैग्नेट लॉसेस इज मैग्नेटिज्म, एक तो ये दिया ऑप्शन। द मैग्नेट हैज ओनली नॉर्थ पोल लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ रह जाएगा। द मैग्नेट हैज साउथ पोल लेफ्ट, यहाँ पे साउथ रह जाएगा। द मैग्नेट टर्न्स इनटू टू मैग्नेट। देखिए ये हम सबको पता है कि जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये दो मैग्नेट बन जाएंगे। यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ, ये वाला एंड। और ये जो टूटा था इसका नाव ये वाला एंड हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, इधर वाला। ठीक है, बिकॉज ये मैग्नेट छोटे छोटे नॉर्थ साउथ से मिलके बना है, छोटे छोटे डायपोल्स से, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। और जैसे ही ब्रोक करेंगे तो कोई भी सिंगल नॉर्थ या कोई भी सिंगल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। कितना ही स्मॉल साइज है, अगर एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ हो गई होगा। सो ये 30 क्वेश्चन थे मैग्नेटिक सर्किट के डियर फ्रेंड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए और फ्रेंड से शेयर करिए। थैंक यू।